हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रोटीन। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियास से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। केमिकली अगर हम बात करें तो ये पॉलीमर है ऑफ अमीनो एसिड्स के, जो एक दूसरे के थ्रू पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। पहले इतना लिखते हैं हम लोग। तो प्रोटीन को हम डिफाइन कर रहे हैं। प्रोटीन इज polymer of alpha amino acids which are connected through a peptide bond या linkage. It is obtained from Greek word proteose, which means prime importance. That is, protein is very important for growth and development of our body. तो बच्चों, प्रोटीन का हमारी लाइफ के में ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको केमिकली समझना चाहें तो हमने ये कहा कि ये पॉलीमर हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, यानी इसमें अमीनो एसिड्स एक के बाद एक ज्वाइंट होते रहते हैं बाय पेप्टाइड लिंकेज से। तो पहले ये समझ लें पेप्टाइड लिंक क्या होते हैं और ये कैसे जुड़े होते हैं। तो पहले आप समझते हैं पेप्टाइड लिंक। बच्चों, पेप्टाइड लिंक जो होता है वो एसिडिक ग्रुप का COOH ग्रुप हो और एमीन ग्रुप का NH2 ग्रुप होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर के बनता है। यानी कि आप ये समझे कि एसिडिक ग्रुप हुआ, ये आपका क्या हुआ, एसिडिक ग्रुप, और ये रिएक्ट करता है एमीन ग्रुप से, ये आपका हुआ एमिनो ग्रुप। अब यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा तो ये बनाएगा आपका CONH बनाएगा, अब प्लस वाटर बनेगा। ये जो आपका बना इसी को हम लोग बोले पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, ये एसिडिक और एमीन ग्रुप कहाँ से चली आया? ये एसिडिक ग्रुप है। वन अमीनो एसिड का एक एसिडिक ग्रुप ले सकते हैं और दूसरे अमीनो ग्रुप का हम एमीन ग्रुप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन एंड दूसरा है एलानाइन पेप्टाइड, ये बनाना चाह रहे हैं। तो कैसे बनेगा देखिएगा जरा। तो ग्लाइसिन का जो फार्मूला होता है कुछ इस तरह से, CH2 यहाँ पर NH2 और ये आपका हो जाएगा COOH,
और एलेनाइन का होता है CH, यहाँ CH3 होगा, ये COOH और इधर NH2। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। वाटर मॉलिक्यूल जब ये रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो ये एसिड का OH और एमीन का H, ये ग्लाइसिन है आपका, ग्लाइसिन, और ये एलेनाइन है। तो यहां से OH और यहां से एमीन का H ये रिमूव हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका NH2 CH2 CONH। जो CONH है यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, CH CH3 और COOH। ये जो हमारा बना ग्लाइसिन एलानाइन, और इसमें हमने 2 अमीनो एसिड्स का यूज किया है। एक अमीनो एसिड हमारा ग्लाइसिन है और एक अमीनो एसिड हमारा एलानाइन। तो इसका जो नाम होगा इसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अगर इसी तरह से 3 अमीनो एसिड यूज होते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड यूज होते हैं तो टेट्रा, 5 पेंटा और 6 होते हैं तो हेक्सापेप्टाइड। सिमिलरली अगर हम ये कहें यूज ऑफ 3, 4, 5 and 6 amino acids made क्या बनाते हैं डाइपेप्टाइड का तो बन ही गया। अगर 2 होता, 3 में क्या बनता आपका ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, पेप्टाइड ETC। तो ऐसे ही बनते जाते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड यूज होते हैं तो डाई, 3 अमीनो के केस में ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ते हैं तो टेट्रा, 5 के केस में पेंटा, फिर हेक्सा। ऐसे अगर ये मोर देन 10 अमीनो एसिड यूज हो जाए, मोर देन 10 अमीनो एसिड, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पॉलीपेप्टाइड if more than 10 amino acids are used, then it is called polypeptides। बच्चों अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड यूज हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। और इस पॉलीपेप्टाइड्स में अगर उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट के ऊपर हो जाए या लगभग 100 अमीनो एसिड्स से ज़्यादा यूज हो जाए तो फिर हम उसे कहेंगे प्रोटीन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100 से कम में भी यूज हो सकते हैं। जैसे इंसुलिन का केस है, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो पहले आप ये लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि अगर 2 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं तो डाई, 3 के केस में ट्राई, 4 के केस में टेट्रा, पेंटा, हेक्सा पेप्टाइड लिंकेज ऐसी बनती जा रही थी। फिर हमने यहाँ पर कहा कि अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स यूज हो जाए और उनका मॉलिक्यूलर मास जो है लगभग 10,000 यूनिट हो,
10 से ज़्यादा के केस में तो पॉलीपेप्टाइड थे, लेकिन अगर इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट हो और लगभग जो है आपका अमीनो एसिड्स यूज हो रहे हैं वो 100 के करीब हो, तो उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन को क्या डिफाइन किया है कि पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग more than 100 अमीनो एसिड्स। बच्चों अमीनो एसिड को शॉर्ट में हम ए करके लिख रहे हैं। more than 100 अमीनो एसिड्स आर यूज्ड विथ मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो ग्रेटर देन 10,000 यूनिट के करीब हो जाए। यूनिट का मतलब यू, 10,000 यूनिट के करीब हो जाए तो इट इज कॉल्ड प्रोटीन। देन इट इज कॉल्ड प्रोटीन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जरूरी नहीं है कि 100 के ऊपर ही हो। एक वेल डिफाइंड प्रोटीन है इंसुलिन, जिसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एक इसका एक्सेप्शन भी है, आप थोड़ा याद रखेंगे। तो एक्सेप्शन क्या है? इंसुलिन इसमें 51 अमीनो एसिड्स यूज हुए हैं। ये एक ऐसे भी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर, लेकिन वेल डिफाइंड है। इसको सेंगर साहब ने बताया था। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है जो कि वर्किंग होता है, काम करता है, यूज में आता है। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम सामान्यतः दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक है आपका फाइबरस प्रोटीन, जिसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, तो जिसमें ग्लोबुलस के स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है। एक है हमारा फाइब्रस और एक है ग्लोबुलर। तो फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करती है? रन पैरेलल, ऐसे पैरेलल रन करेंगी और साथ में हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, और इनका जो शेप होता है वो फाइबर लाइक होता है। फाइबर लाइक शेप ये प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपका केराटिन है एंड मायोसिन है। केराटिन हेयर में पाया जाता है, मायोसिन आपका मसल्स में पाया जाता है। तो इसको हमने दो तरह से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। प्रोटीन को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया। ये एक है आपका फाइबरस प्रोटीन और एक फाइबरस प्रोटीन, और दूसरा आपका है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फाइबरस। बच्चों देखें फाइबरस प्रोटीन क्या होता है। तो इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर एंड ज्वाइंट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें आप ये लिखिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल
to each other and joined through hydrogen or disulfide bond. Hydrogen or disulfide बॉन्ड. तो हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन रहते हैं. अच्छा, ये फाइबर लाइक शेप देते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. और इसके दो एग्जाम्पल हैं. एक तो आपका केरेटिन है. ये आपको पाया जाता है फाउंड इन वूल, हेयर, etc. और दूसरा है मायोसिन. ये पाया जाता है मसल्स में. तो ये दो तरह के आपके प्रोटीन हैं जो कि हम लोग बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन. अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है. तो ग्लोबुलर प्रोटीन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन प्यारे बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसमें ग्लोबुलर शेप होता है. ग्लोबल के टाइप में शेप होता है इसका. अगर इसका हम शेप देखें तो ग्लोबल्स के आकार का होता है. अच्छा, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. और इसके जो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसमें हम लोग पहले लिखते हैं इसको कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है. इसका ग्लोबल्स लाइक शेप होता है. ग्लोबल लाइक शेप है. और ये होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. और इसमें अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो इंसुलिन है इसका एग्जाम्पल. इंसुलिन हो गया, या एल्ब्यूमिन भी कह सकते हैं. एल्ब्यूमिन. ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा गया है एग्जाम में. तो हमने अभी चर्चा की दो तरह के प्रोटीन्स के बारे में, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन जो है वो फाइबर लाइक शेप देते हैं. जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है वो कैसे करती है? पैरेलल टू ईच अदर है और फॉर्म करती है एक फाइबर का तरह का शेप. इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेंज है वो ग्लोबल का शेप प्रदान करती है. तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म करती है ग्लोबल शेप. ग्लोबुलर शेप. ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं. और इसके एग्जाम्पल हो गए इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन. बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसमें चर्चा करेंगे तो 3-4 तरह के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो अब हमारी अगली जो चर्चा होगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो सबसे सरल होता है. इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन सिंपली एक के साथ दूसरे के साथ जुड़े होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज इन ए सीक्वेंस मैनर. तो आप पहले इसको लिख लीजिए. अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं.
तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के चार तरह से स्ट्रक्चर हमने बताया है। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री जिसे बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 डिग्री, टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डिग्री और फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर 4 डिग्री। तो इसके जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें पहला है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री, फिर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 डिग्री आप कह सकते हैं, तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डिग्री और फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसकी चर्चा करेंगे। अब एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को एक के बाद एक ऐसे हम जोड़ते चले जा रहे हैं, सिंपल, विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस मैनर। तो इसमें क्या करते हैं, तो पहला आपको लिखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं, तो इसका क्या होता है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है या लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट लीनियर फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्वाइंट होते रहेंगे थ्रू पेप्टाइड लिंक इन सिंपल वे। तो अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि CH है और ये यहां पर R है और यहां एक पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, समझिएगा। फिर एक CH और R, ये 1 मान लीजिए 2, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड है CONH। ऐसे ही इधर होता CH R2 और ये पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, ये R3 हो जाता है। ऐसे CH R4 पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, इधर से भी ये जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, इधर मान लीजिए इधर का आपका जो टर्मिनल है वो NH2 है और इधर जो टर्मिनल खत्म होगा वो कहीं CH और RN COOH, ये C टर्मिनल होगा। तो ये जो टर्मिनल है इसको हम एन टर्मिनल कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, एन टर्मिनल। ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और जा कहां रहा है, टुवर्ड्स द सी टर्मिनल। ये क्या है आपका सी टर्मिनल। तो एन से सी टर्मिनल की तरफ जाता है। ऐसे ये सीक्वेंसली ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, इसमें ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, ये आपकी बॉन्डिंग जो हो रही है ये आपकी हो रही है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्डिंग आपकी है पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे सिंपली जुड़े रहते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे जुड़े रहते हैं। यानी आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि धागे है, धागा में आपने मोती डालते चले आ रहे हैं,
जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आपने एक धागा ले लिया ऐसे, ये, अब उसमें एक के बाद एक ये अमीनो एसिड्स ये रखते चले जा रहे हैं, ये अमीनो एसिड्स A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसे AN, ये अमीनो एसिड्स आप रखते चले जा रहे हैं लीनियर वे में, सिंपल। और ये कैसे जुड़े हैं? पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े हैं। अच्छा, इसमें इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन में प्यारे बच्चों 51 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक्चुअली इंसुलिन जो होता है वो दो तरह के अमीनो एसिड से, दो तरह के अमीनो एसिड्स या के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक इसमें मान लीजिए एक तरह का अमीनो एसिड्स ए है और एक अमीनो एसिड्स आपका बी है। इसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, इस ए वाले में इसमें कितने होते हैं? 21 अमीनो एसिड्स। और इस केस में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका स्टार्टिंग होता है जैसे ग्लाइसिन, और इसका स्टार्टिंग है फेनिल एनिलीन। तो ये है। अब ये आपस में समानता तो ये ज्वाइंट थ्रू होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, लेकिन ओकेजनली कभी जरूरत पड़ जाए, ओकेजनली ये ज्वाइन हो सकते हैं। ओकेजनली ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट कर सकते हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे एक चेन ये हुआ और एक चेन ये हुआ, ये ओकेजनली, जैसे मान लीजिए ये 7वें नंबर वाला है, ये भी 7वें नंबर, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाता है। ठीक, तो इस तरह से जुड़े रहते हैं। इंसुलिन एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें एक चीज और है कि अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो वी विल गेट डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड्स। सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चेंजिंग सीक्वेंस, लिखिए, ऑन चेंजिंग सीक्वेंस of amino acid, sequence of any of one amino, any one, किसी भी any one will get a new protein। बच्चों आपको पता है कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, नेचुरल अकरिंग जो अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स, वो 20 हैं। और अगर इनको हम देखें कि कितने तरीके से इनको हम प्रोटीन में यूज कर सकते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है 21 है, तो 100 की तरह, यानी कि 100 21 की पावर 100, कुछ इस तरह से, मतलब बहुत कई तरीके से हम इसको कंबाइन करके अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो एक सीक्वेंस पर एक टाइप का प्रोटीन, अगर सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया तो दूसरे टाइप का प्रोटीन बन सकता है। तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें हमको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये कैसे जुड़े रहते हैं? ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहां से आता है? समानता। ओकेजनली डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, इंसुलिन के केस में हमने देखा। तो कोवैलेंट बॉन्ड समानता कहां से आएगा? ये थ्रू आएगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंक के थ्रू मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीन प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स यानी पॉलीपेप्टाइड की एक लॉन्ग चेन होती है, जिसमें एक अमीनो एसिड फिर दूसरा तीसरा ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपने इसको लिख लिया, तो आप लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या 2 डिग्री स्ट्रक्चर है हम कह सकते हैं। बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही अगर हम थोड़ा कर्व कर दें, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन अगर उसको थोड़ा सा कर्व कर दें, ठीक है, थोड़ा सा और घुमा दें, तो वो बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा स्टेबल कैसे रहेगा, घुमाने के बाद फिर अपनी अवस्था में आना चाहेगा, तो वो जुड़ा रहता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रा होती है। तो इस हिसाब से सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के आपके हुए, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा हम अगर मोल्ड कर दें, थोड़ा सा उसको चेंज करें, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन बनता है। तो पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि इट कैन ऑब्टेन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसी को हम थोड़ा सा बाय चेंजिंग इट्स शेप, बाय कैसे चेंजिंग इट्स शेप। टू टाइप का हो सकता है, इट इज ऑफ टू टाइप, मोस्ट ओकेजनली दो तरह का है, जैसे दो से ज्यादा तरह के भी हैं, लेकिन हमको जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा रहते हैं, वो टू टाइप्स के हैं। एक है आपका, फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, इसमें ये हेलिकल फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं। तो इसमें खास बात ये है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है, कंबाइंड इन ए हेलिकल फॉर्म। ये कैसे कंबाइंड होते हैं, आर कंबाइंड थ्रू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इन हेलिकल फॉर्म। कैसे कह रहा हूं देखिएगा, कुछ ऐसे रहता है ये हेलिकल फॉर्म में। थोड़ा और इसको करें तो ऐसे। अच्छा इसमें सेंट्रल एक एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस है, और ये जो इसमें होता क्या है कि ये कैसे हेलिकल बनाएंगे। तो भाई ये अब एक आप सीधा अगर कोई मान लीजिए सीधा धागा कोई ले लीजिए, तो इसको आप ऐसे मोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर वो आ जाएगा। तो ये स्टेबलाइज कैसे होते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके थ्रू होता है कि अमीनो एसिड्स 1 टू अमीनो एसिड नंबर 4। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच है, ये है, जैसे ये अमीनो एसिड्स 1 है, तो अमीनो एसिड 1 का जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका कार्बोनिल ग्रुप, और अमीनो एसिड 4 मान लीजिए ये है आपका, ये अमीनो एसिड नंबर 4 है, इसका NH ग्रुप,
NH, तो इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है हमारी? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है अमीनो एसिड 1AA1, अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 4 के बीच में। इसी तरह से ये हर चौथे अमीनो एसिड में, अब ये 4 वाला किससे करेगा? 8 वाले से, फिर 8 वाला करेगा 12 वाले से। इस तरह से ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्ली की वेव में ये हाइड्रोजन बॉन्ड करते जुड़ते चले जाते हैं और कैसे स्पेरिकल हेलिकल शेप लेते हैं, हेलिकल शेप लेते जाते हैं। राइट हैंड स्क्रू का तरह समझ सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू को अगर आप जैसे आप घुमाते हैं, राइट हैंड स्क्रू के फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है ये। हमने बात की अल्फा हेलिक्स की। अब हम बात करेंगे बीटा प्लीटेड शीट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लीटेड शीट। अच्छा ये देखिए, ये अमीनो एसिड्स का ये आपका यहां पर हुआ जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड्स में, ये देख रहे हैं ना COH, तो इसका O जो होता है एक्चुअली है क्या कि इसका ऑक्सीजन और ये 4th वाले का हाइड्रोजन, ये आपस में, ये आपस में ऐसे समझिए, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये कहां से आया था? ये फर्स्ट पेप्टाइड है। ये क्या है? फर्स्ट पेप्टाइड लिंक। तो फर्स्ट पेप्टाइड लिंक, और ये 4th पेप्टाइड लिंक है, 4th पेप्टाइड लिंक। तो फर्स्ट और 4th पेप्टाइड लिंक, फर्स्ट पेप्टाइड लिंक का हमने कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। इस तरह से ये बनता चला जाता है। आप इसको लिख लीजिए पहले, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है। तो ये आपने लिख लिया। चलिए अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो दूसरा फॉर्म है उसको भी समझ लीजिए। ये दूसरा फॉर्म है उसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम दो पेप्टाइड जो चेन होती है वो अलग अलग दो डिफरेंट पेप्टाइड चेन लेते हैं और उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं आपस में, एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हैं। जैसे एक पेप्टाइड चेन ये हो गई, एक पेप्टाइड चेन ये हो गई। ऐसे अगर ये हमने पैरेलल रख दिया तो ये ऐसे हो गया, अगर इसका ऐसे कर दिए तो ये एंटी पैरेलल। तो इसमें आप लिखेंगे 2 लॉन्ग पेप्टाइड चेन आर केप्ट। ये पेप्टाइड चेन जो होता है, 2 आप लिखे चाहे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं कि लॉन्ग पेप्टाइड चेन आर केप्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जो पेप्टाइड चेन है वो या तो पैरेलल रखी जाएगी या तो एंटी पैरेलल रखी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये पैरेलल कैसे, ये एक हो गया पेप्टाइड चेन, इसका ये C कार्बन है, C टर्मिनल, और इसका एक ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है और ये N टर्मिनल। ऐसे ही एक दूसरा रख दिया दीजिए, इसका भी C टर्मिनल और N टर्मिनल एक दूसरे को फेस करें, तो ये आपका हो गया पैरेलल।
अगर इसका उल्टा कर दें, एंटी पैरेलल क्या हो गया, ये C और N था, अब की बार इधर N और C कर दें तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, CN ऐसे हो गया, NC हो गया, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ये पैरेलल एक ही डायरेक्शन में, और ये एंटी पैरेलल हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसमें हम लोग, और ये आपस में कैसे होंगे, थ्रू, जैसे मान लीजिए यहां पर है इसका कार्बोनिल ग्रुप CO और इसका है एमीन ग्रुप NH, तो ये आपस में जुड़ेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये एमीन ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे। जैसे इसमें भी समझिए, ये NH2 ग्रुप है, NH, और यहां पर आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये थ्रू कैसे जुड़ेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएगा। तो बीटा प्लीटेड शीट, प्लीटेड शीट चक्कर में स्ट्रक्चर आता है, कैसे आता है, इसमें क्या होती है, लॉन्ग चेन ऐसे जिगजैग मैनर में ऐसे ऐसे रखी रहती है, ये ठीक, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, इसी के नीचे आपने एक और पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ऐसे रख ली, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ बीटा प्लीटेड शीट के रूप में बनता है। अच्छा, ये जुड़ता कैसे है, ये जुड़ता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो इस तरह से ये जुड़ते जाते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों यही तो मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल शेप दे दें, 3 डायमेंशनल शेप करके और थोड़ा सा मॉल्ड कर दें तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑन फर्दर मोल्डिंग एंड गिव a 3-dimensional shape। पहले प्राइमरी था एकदम सिंपल, सेकेंडरी में इसको हमने शेप दिया, या तो हमने क्या दिया हेलिकल फॉर्म में, या हमने उसको कैसे दिया बीटा प्लीटेड शीट में। अच्छा, बीटा इसलिए है कि सेकंड में इसका यूज किया गया, पहला वाला यू है तो अल्फा, दूसरा आपका यूज हो रहा है तो बीटा, तो 3D शेप हमने दिया, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये फंक्शनल प्रोटीन है, इट इज फंक्शनल प्रोटीन। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो थे वो नॉन फंक्शनल थे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन याद रखिए, जिसमें 51 अमीनो एसिड से, नहीं तो सामान्यतः ये नॉन फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल प्रोटीन कब काम करने लगता है, जब टर्सरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक, और एक ये बीटा प्लीटेड है, ऐसे कुछ बीटा प्लीटेड, ये, और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर मान लीजिए ये है ऐसे। अब इसको हमने आपस में 3 डायमेंशनल शेप दे दिया, कुछ ऐसे हमने जोड़ दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपका हो गया टर्सरी। ये 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बात याद रखिए। और बनता कैसे है, बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से मिलके ये बनेगा। अब हम लोग जो है लास्ट स्ट्रक्चर उसकी बात करेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले आप इसको लिख लीजिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बॉन्डिंग होती है, इसके बीच जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो आपकी पाई जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी ही होनी है, ठीक है, फ्रेंच बॉन्डिंग है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा,
जो पहले से बॉन्डिंग थी। इसके अलावा कुछ बॉन्ड और भी हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी होगा, और साथ में आपका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक बॉन्ड भी होता है। इसके द्वारा ये स्टेबलाइज रहता है, इन सब बॉन्डों के कारण ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है वो टिका रहता है। अच्छा, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो प्रोटीन में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है? अब टर्सरी स्ट्रक्चर को, 2-3 टर्सरी स्ट्रक्चर को हम लोग फिर जोड़ दें तो फिर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जा रही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल था, सेकेंडरी थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स हुआ, टर्सरी और कॉम्प्लेक्स, फिर और ज्यादा अगर हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया तो फिर क्वाटर्नरी हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ये सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ये लिया और एक टर्सरी स्ट्रक्चर और ले लिया आपने ऐसे, और इसको आपस में जोड़ दिया, ये इसको आपस में आपने जोड़ दिया ये ऐसे करके, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब कैसे होगा? अच्छा, इसमें जब हम और मतलब 2 टर्सरी स्ट्रक्चर को आप जोड़ दें, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। इसमें क्या रहता है कि 2 अल्फा हेलिकल और 2 बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर टर्सरी फॉर्म में ये आपस में जुड़ के हीमोग्लोबिन बनाते हैं विद आयरन। आयरन भी इसमें यूज होता है, आयरन के थ्रू कनेक्ट। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन का कैरियर होता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, तो वो होती हैं रक्त का, यानी कि ब्लड को कैरियर करते हैं, ऑक्सीजन को ले जाते हैं एक जगह से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें अमीनो एसिड को सिंपली हमने एक के बाद एक अरेंज कर दिया थ्रू पेप्टाइड लिंक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसी जो पेप्टाइड लिंक है उसको हमने क्या किया, उसको शेप दे दिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो 2 तरह के शेप संभव हो सकते हैं, एक तो हमारा था आपका हेलिकल फॉर्म में अल्फा हेलिकल और एक बीटा प्लीटेड था। टर्सरी में जब इसको 3 डायमेंशनल दिया और थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके 3 डायमेंशनल दिया तो टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, जनरली फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, ये टर्सरी और ये स्ट्रक्चर भी, ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक, और इसमें डाइसल्फाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस सब बॉन्ड के थ्रू ये भी आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं और स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। यानी बच्चों, हम अब एक टॉपिक और भी आपसे डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहले आप इसको लिख लीजिए। हम लोग का अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो चलिए करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, ज़्यादा टेम्परेचर कर दें, या कुछ केमिकल्स में चेंज कर दें, जैसे उसका पीएच वैल्यू वगैरह बदल दें, तो उस प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। यानी प्रोटीन हमारी जो है खराब हो जाती है, जिससे जो टर्सरी या क्वार्टरी है वो टूट करके सेकेंडरी या प्राइमरी में आ सकती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन।
डीनेचुरेशन में होता क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल भी देखे होंगे, कोआगुलेशन ऑफ एग। एग होता है, ठीक है, उसका जब ऑमलेट बनता है तो उसका देखिए पूरा स्ट्रक्चर ही सेम चेंज हो जाता है। इसी बात कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, दूध एक अलग टाइप का है और जब उसकी दही बन जाती है तो वो अलग टाइप का प्रोटीन हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि जो आपका इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड chemical change like and change in pH value, the original form of protein, original form of protein will be denatured। अच्छा, ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, नेटिव फॉर्म। जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है वो खराब हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल है इसका कोआगुलेशन ऑफ एग। जब ऑमलेट बनाते हैं तो उसके पहले प्रोटीन कैसे होता है, ऑमलेट बनने के बाद देखिए कैसे हो जाता है। अब फिर एक है आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध जो होता है उसका, उसमें प्रोटीन जो है अलग स्टाइल का होता है, अलग शेप स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन जब उसकी कर्डलिंग कर देते हैं, उससे दही बन जाती है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें या केमिकली जैसे पीएच वैल्यू वगैरह चेंज कर दें, ठीक है, एसिडिक बेसिक मीडियम बदल दें, तो फिर वहाँ पर चेंज अकर करता है। प्यारे बच्चों, आज हमने देखा प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और साथ में इसका हमने क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात की। प्रोटीन आप जैसे जानते हैं कि ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। प्रोटीन को दो तरह से हमने क्लासीफाई किया था, एक आपका था ग्लोबुलर प्रोटीन और एक फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन करती हैं और आपस में हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में ग्लोबल्स लाइक से प्रोवाइड करते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाँ, फाइब्रस वाले सॉल्युबल नहीं होते हैं। फिर आपने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, चार टाइप के हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें अमीनो एसिड्स को हम एक के बाद एक, जैसे धागे में मोती डालते हैं वैसे लगाते चले जाते हैं, सिंपल लीनियर वे में। इसका एक एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन। इंसुलिन में याद रखिए 51 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा की सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो तरह का देखा, एक अल्फा सीट और एक बीटा प्लीटेड। अल्फा में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको हेलिकल फॉर्म दिया जाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड लिंक के, जो पहला पेप्टाइड बॉन्ड है NH CO में कार्बोनिल ग्रुप और NH एमीन ग्रुप के NH से बनती है। ऐसे 1,4,1,4 करके पहला से चौथे अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाती है, और ये एक दूसरे से कैसे स्टेबलाइज रहते हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंतर्गत होती है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर है। दूसरा जो है आपका बीटा प्लीटेड। इसमें क्या होता है कि आप एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड ले लिए, फिर दूसरा पॉलीपेप्टाइड ले लिया, वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन चाहिए और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन आपको मिल गया एमीन से और आपका ऑक्सीजन मिला कार्बोनिल ग्रुप से।
तो एक अमीनो एसिड्स का ऑक्सीजन और एक अमीनो एसिड्स का दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन, ये आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। खैर, तो इस तरह से ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर आपने देखा। बीटा प्लीटेड शीट पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल में दोनों एन टर्मिनल सी टर्मिनल एक साथ होंगे। अगर एन और सी टर्मिनल अलग अलग हो जाए तो एंटी पैरेलल हो गया। फिर 3 डायमेंशन में जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स करके 3D फॉर्म में दे दिए तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आया। ये फंक्शनल प्रोटीन होता है। 3 और क्वाटरनरी अमीनो जो है स्ट्रक्चर आप अमीन प्रोटीन, ये क्या होता है? फंक्शनल प्रोटीन होते हैं। क्वाटरनरी में 3 डायमेंशन को और आपस में कॉम्प्लेक्स प्रदान करके जोड़ दिया गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा आपस में जुड़े रहते हैं थ्रू इसमें कई तरह की बॉन्डिंग होती है टर्सरी और क्वाटरनरी में। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड तो था ही। फिर आपका इसमें हम लोगों ने देखा कि इसके अलावा जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है। तो इन सब बॉन्डिंग के थ्रू रहता है। बच्चों, आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, कोई सुझाव है तो वो भी बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।